जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बकिया पोर्शन है लेक्चर का जो कल हम पढ़ रहे थे। ये बकिया कुछ प्रोसेसेस हैं, मिसलेनियस प्रोसेसेस, इनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है कैल्सिनेशन का। कल मैंने आपको बताया था इग्निशन का प्रोसेस। इग्निशन क्या है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को अपने आपके पास जो मटेरियल है उसको आप फुल बर्न कर देते हैं, और हीट करने से, बर्न करने से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कार्बन बेस्ड सब्सटेंसेस हैं, वो टोटली बर्न हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो पीछे आपके पास बाकी रह जाएगा वो होगा आपका इनऑर्गेनिक रेजिड्यू, और इसको आप ऐश भी कहते हैं। ठीक है, तो कल हमने इसकी बात कर ली थी। अच्छा, कैल्सिनेशन क्या है प्रोसेस? कैल्सिनेशन प्रोसेस कॉमनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हीट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, और उनमें से रिमूव कर दिया जाता है लेस वोलेटाइल कंटेंट को। ठीक है, उसमें यह है कि आप का मेन जो स्टेप है इसके अंदर कि आपको ये नज़र आ रहे हैं यहाँ, ये अपरेटस है, इसको क्रूसिबल्स कहते हैं। ठीक है, ये यूजुअली प्लाटिनम बेस्ड होते हैं या फिर सिलिका बेस्ड। ठीक है, ये सिलिका प्लाटिनम के बने हुए ये बर्तन से होते हैं इस तरीके के। तो इसके अंदर आप रख लेते हैं अपना इनऑर्गेनिक मटेरियल, और उसको फिर जो है आप हीट कर देते हैं। हीट करने से जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनके वो रिमूव हो जाते हैं, और इन वोलेटाइल मटेरियल जो है वो आपका पीछे से जो बकिया है वो बाकी रह जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियली मेटालिक वेसल्स जो इस्तेमाल होती हैं, प्लाटिनम और सिलिका नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो इसके लिए हम मेटालिक वेसल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये कैल्सिनेशन का मकसद क्या है, ये हम इतना हाई हीट पे गर्म क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ वी वांट टू प्रिपेयर सम काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की नीचे एग्जांपल आपको ये नज़र आ रही है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनकी प्रिपरेशन के लिए ये कैल्सिनेशन जो है ये प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये इनकी अलग-अलग यूजेस हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड के कॉमनली एंटीसेप्टिक यूजेस हैं। ठीक है, सिमिलरली ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है हैवी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपको पता है डाइट्री हमारी एक जो रिक्वायरमेंट है, डाइट्री रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम की इनकॉर्पोरेशन होती है न्यूट्रिएंट्स के साथ। ठीक है, जिंक ऑक्साइड कॉमनली जले हुए के ऊपर, बर्न के ऊपर लगाया जाता है। इसकी टॉपिकल क्रीम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। ये भी सेप्सिस से बचाता है, इरिटेशन हो रही हो, बर्निंग हो, इचिंग हो, तो इसको ये दूर करने के लिए जिंक ऑक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है। सिमिलरली मर्क्यूरिक ऑक्साइड की भी, रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये टॉपिकल क्रीम्स के अंदर कॉमनली यूज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो मेन प्रोसेस है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन का उसको समझने से पहले आपको दो टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, पिछली स्लाइड पे हम अभी आते हैं, पहले इन दोनों फोर्सेस को आपको पता होना चाहिए। एज़ यू नो बाय नाउ दैट सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ पुल करती है आपको, सही है, सेंटर में मूव करवाती है। अगर आप किसी भी उसको मटेरियल को इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो मतलब जब आपने अगर रस्सी बांधी हुई है इस जगह और आप उसको फोर्स इधर लग रही है आपकी, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है जो कि कर्व्ड पाथ में आपको मूव करवाती है, फोर्स करती है। सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो इस सेंटर से अवे मूव करवाएगी आपको। ठीक है, सेंटर से अवे जो लेके जाती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको ये पता चल रहा है कि वर्ड सेंट्रीफ्यूग जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन? सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपने यूज़ करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है जो कि सेंटर से आपको मटेरियल को दूर लेके जाती है। तो अब हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, उनको आप जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उनको यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है बहुत हाई स्पीड पे उनको रोटेट करते हैं सर्कल के अंदर। हाई स्पीड पे जब आप उनको सर्कल में रोटेट करते हैं तो इनके अंदर सेपरेशन हो जाती है। ठीक है,
तो सेंट्रीफ्यूगेशन या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी एक टाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यह प्रोसेस है जिससे आप किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेपरेशन जो है किस बेस पे होती है, वो होती है आपकी डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर। डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब आपके कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंस होंगे, यानी कि उनका पार्टिकल जो है वो बड़ा होगा, पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा, या उनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। सही है। और सिमिलरली आपके कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि लेस डेंस होंगे, यानी कि लाइटर पार्टिकल्स होंगे। हैवियर पार्टिकल्स जो हैं जब भी हम आप इसको अभी चल के नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो पहले हम इसकी थोड़ी सी आपको मैंने बता दिया, इसकी डेफिनेशन बता दी। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो प्रोसेस है जो सेपरेशन टेक्निक आप जिसे कहते हैं, जो यूज़ करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? जो कि सेंटर से अवे मूव करती है आपकी, जब आप सर्कल में रोटेट करवाएं। ठीक है, तो एक सेंट्रीफ्यूगेशन एक सिंपल सेपरेशन प्रोसेस है और बहुत हाई एफिशिएंटली आप सेपरेट कर सकते हैं अपने भी मटेरियल्स को, जो भी आपके अंडर कंसिडरेशन है। अच्छा, इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, वो है आपका अपरेटस या वो कंटेनर जिसके अंदर आपने ड्रग को प्लेस करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन में प्रोसेस तो यही है कि सर्कल में उसको रोटेट करवाना है और हाई स्पीड पे रोटेट करवाना है। यूजुअली आपके पास नॉब्स या फिर डिजिटल कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए मैनिपुलेशन के लिए डिजिटल मीटर्स होते हैं, जिससे आप उसकी रेवोल्यूशन पर मिनट RPM, ठीक है, जो रेवोल्यूशन पर मिनट जो है आप उसकी वो कंट्रोल करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि कंटेनर या अपरेटस जो कि यूज़ किया जा रहा है, जिसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूग्स। सेंट्रीफ्यूग्स वो अपरेटस है जिसके अंदर आप मटेरियल को ऐड करते हैं, जिसमें आप सोल्यूशन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप सोल्यूशन यानी कि सॉलिड का सोल्यूशन जो है उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, या फिर दो लिक्विड अगर सेपरेट करना चाहें, वो भी जो मुख्तलिफ जिनकी डेंसिटीज़ हैं वो आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हायर स्पीड पे इसको रोटेट करवाया जाता है। रोटेट करवाने के बाद थोड़ी देर में आपको दो तरीके से, अभी हम आगे चल के देखेंगे, दो बेसिक टाइप्स हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, वो कौन कौन सी हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चल जाता है। तो आपने ये देखा कि ये आपकी फ़ोर्स है जो सेंटर की तरफ एक लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये कॉमन एक सेंट्रीफ्यूगेटर है, इस तरीके का होता है। यहाँ आप इसमें सैंपल इस ट्यूब्स के अंदर सैंपल को इंसर्ट करके, प्लेस करके इसको अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप हाई स्पीड पे रोटेट करवाते हैं। रोटेट करवाने के बाद आपके पास जो कम्पैक्ट मास, जो सॉलिड रेजिड्यू आपको यहाँ नज़र आ रहा है इस तरह, ये जो कम्पैक्ट मास आपको नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैलेट। और पैलेट के ऊपर जो एक आपको क्लियर लिक्विड नज़र आ रहा है, वो क्या है? उसको कहते हैं सुपरनेटेंट। ठीक है, सुपरनेटेंट क्या है? ये इसके सुपर यानी कि ऊपर वाली पोजीशन पर है पैलेट्स के, यानी कि पैलेट्स आपके बॉटम पे सेडिमेंट हुए हुए, और उसके ऊपर जो आपका क्लियर लिक्विड है वो सुपरनेटेंट लिक्विड कहलाता है। ये आपके सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर ये अचीव होता है। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ये है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल, जब भी कोई प्रोसेस हो रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन का, दो कंपाउंड जब भी आपने उनको हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूग किया, हाई स्पीड पे आपने उनको रोटेट करवाया, तो इनके ऊपर क्या लग रही है? एक फोर्स जो सर्कल से वे लेके जा रही है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल, एक कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी डेंसिटी जो है वो कम है, लो डेंसिटी वाले प्रोडक्ट हमारे पास सब्सटेंस है। कुछ हमारे पास ऐसे हैं पार्टिकल जिसमें जिनकी हाई डेंसिटी है। ठीक है, तो हाई डेंसिटी प्रोडक्ट्स, जो हाई डेंसिटी पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़्यादा अप्लाई करेगी, बिकॉज इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इनका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो ये सेंटर से ज़्यादा दूर मूव करेंगे। जब इनको सर्कल में रोटेट करवा के इनको जब छोड़ा जाएगा, जब हम रोटेट करवा के जब स्टॉप करेंगे, तो जो हायर डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा दूर मूव करेंगे सेंटर से। जो लोअर डेंसिटी वाले हैं वो सेंटर के करीब करीब होंगे। ठीक है, वो इस साइड पर होंगे। जो हायर डेंसिटी वाले हैं वो ज़्यादा दूर मूव करेंगे। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह की ट्यूब है, ट्यूब को हमने अच्छी तरीके से रोटेट करवाया। रोटेट करवाने के बाद जब आप इसको छोड़ेंगे
तो इस सर्कल से दूर जो है आपके पार्टिकल्स कौन से मूव करेंगे, जो हाई डेंसिटी वाले हैं, और सर्कल के करीब करीब कौन से होंगे, आपके लोअर डेंसिटी पार्टिकल्स होंगे। यानी अगर आप इस ट्यूब को गौर से देखें तो आपको ये एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि हाई डेंसिटी पार्टिकल जो हैं वो बॉटम पे सेडिमेंट हो जाएंगे, और जो लोअर डेंसिटी मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस के ऊपर रहेंगे, वो अलहदा ऊपर टॉप पर होंगे, ठीक है, वो फ्लोट करेंगे आपकी सरफेस के ऊपर, सही है। तो लोअर डेंसिटी कंपोनेंट जो है वो फ्लोट करेगा सरफेस के ऊपर, और हाई डेंसिटी जो है वो बॉटम पे चला जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अगर कंबाइन हो जाएगा तो पैलेट की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। मोर डेंस कंपोनेंट्स माइग्रेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सेंट्रीफ्यूग, यानी कि ये इस एक्सिस से अगेंस्ट अवे मूव कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, इसको ये इसका एक्सिस है, अगर इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है तो ये अवे मूव कर रहा है इस साइड पे, ठीक है। तो लेस डेंस कंपोनेंट जो हैं वो टुवर्ड्स द एक्सिस मतलब यही है कि जिस जगह पे आप रोटेट कर रहे हैं वो उसकी तरफ ही मूव करेगा, सही है। तो लाइट पार्टिकल्स आपको सेंटर में नज़र आएंगे, या फिर आप कह सकते हैं उनको टॉप पर नज़र आएंगे, और हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो बॉटम पे या साइड पे सेडिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि जितना ज़्यादा हाई डेंसिटी होगी पार्टिकल की, जितना ज़्यादा साइज़ है, उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी वो, और वेलोसिटी के ज़रिए, इनर्शिया के ज़रिए वो मूव कर जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अच्छा, पैलेट मैंने आपको बता दिया, पैलेट क्या चीज़ है। पैलेट वो सब्सटेंस है जो कि आपका बॉटम पे ट्यूब पे एंड में गैदर होगा। सुपरनेट क्या है, सुपरनेटेंट क्या है, सुपरनेट और सुपरनेटेंट लिक्विड ये एक ही चीज़ है, ठीक है। सुपरनेट भी आपसे पूछा जा सकता है, सुपरनेट क्या है, वो टॉप पर जो लिक्विड है रिमेनिंग सोल्यूशन, या सुपरनेटेंट, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। अब इनको जो ऊपर टॉप पे सुपरनेट है उसको आप कैसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने का एक तरीका ये है कि इसको आप पास्चर पेपेट के साथ, ये आपको पेपेट यहाँ नज़र आ रही है, ये इस तरीके का पीछे बल्ब होता है, इसको आप प्रेस करते हैं तो इसके अंदर सक्शन क्रिएट होती है। तो आप इसके ज़रिए ड्रॉपर की तरह आप कह लें, ड्रॉपर के ज़रिए आप इसको पास्चर पेपेट के ज़रिए इस सुपरनेट को आप अलहदा से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट क्या है कि आपने रेवोल्यूशंस पर मिनट, सही है, आपने जितनी सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है उसकी आपने, जब मैंने बताया उसको जब रोटेट करवाना होता है तो रोटेट करवाने के लिए उसकी स्पीड होती है, वो होती है रेवोल्यूशंस पर मिनट, कितनी रेवोल्यूशंस एक मिनट के ऊपर वो रोटेट कर रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपने साथ साथ इसको एडजस्ट करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, आपने मटेरियल को कितने ज़्यादा, आपके मटेरियल की नेचर क्या है, उसकी इंग्रेडिएंट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी केमिकल नेचर क्या है, उसके बारे में पहले आप पढ़ते हैं, फिर आप चेक करते हैं कि ये कितने आरपीएम में जो है ये सेपरेट आउट हो सकता है ईजीली, ठीक है। जितनी ज़्यादा उसके अंदर बाइंडिंग होगी, जितना वो कम्प्लेक्स बाउंड होगा मटेरियल, उसके लिए उतनी ही ज़्यादा हाई सेंट्रीफ्यूग रेवोल्यूशंस पर मिनट आपको रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि इनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, मेनली जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल इफ़ेक्ट है, ठीक है। और यानी कि जितनी ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगेगी, रेवोल्यूशंस पर मिनट आप देंगे, उतनी ज़्यादा वो बेटर सेपरेशन हो पाएगी। फिर सेकेंडली, जिस मीडियम में आपने लिक्विड मीडियम में इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा विस्कस है आपका लिक्विड तो फिर उसके अंदर जो है आपको कम सेपरेशन नज़र आएगी, अगर डाइल्यूट लिक्विड है तो उसके अंदर आपको सेपरेशन ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इसकी प्रिंसिपल, बेसिक इसकी मैंने बता दिया इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। फिर इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं आपकी, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन की दो टाइप्स हैं। आप कह सकते हैं कि किस तरीके से पार्टिकल्स जो हैं इसमें सेपरेट आउट हो रहे हैं, उसकी बेस पे आप सेंट्रीफ्यूगेशन की दो टाइप्स जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैसे अगर आप टाइप्स देखेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऑपरेटर्स नज़र आते हैं। आपको स्मॉल लैब्स के लेवल पे भी शेल्फ बेस्ड भी होते हैं जिनके अंदर वर्टिकल शेल्फ्स होती हैं। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल स्केल पे, एक बहुत लार्ज स्केल पे आपको वो भी मिलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेटर्स ये मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हो सकता है, मुख्तलिफ़ उसके अंदर मतलब आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं, डिजिटल है और वैक्यूम इसके अंदर आप दे सकते हैं। लेकिन
जो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ आपसे वो है टाइप्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। हम दो टाइप्स में जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। एक तो टाइप है आपकी सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि वो सेंट्रीफ्यूगेटर जिसके अंदर पार्टिकल सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन आपको पता है क्या है? सेडिमेंटेशन है कि जब ग्रेविटी फोर्स जो है वो आपके एक्ट करती है पार्टिकल्स के ऊपर, तो उनको वो मूव करवाती है बॉटम पे, ठीक है। तो बॉटम पे आपका सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं या फिर मोर डेंस पार्टिकल्स जो हैं वो बॉटम पे सेडिमेंट हो जाते हैं, बॉटम पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट के ऊपर, ठीक है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो उतना ज़्यादा नीचे मूव करेगा। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, लेस डेंस जो आपका लिक्विड है, लिक्विड भी है अगर लेस डेंस, या अगर सॉलिड है तो वो टॉप पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जो मोस्ट डेंस पार्टिकल्स होंगे वो आपको बॉटम पे सेडिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन की फर्दर दो इकसाम हैं, दो टाइप्स हैं। एक बॉटल सेंट्रीफ्यूग है और एक डिस्क टाइप सेंट्रीफ्यूग है। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बस जनरल आपको ये एक पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो हमने सेंट्रीफ्यूग इस्तेमाल किया है, अब सेंट्रीफ्यूग क्या था? सेंट्रीफ्यूग मैंने आपको बताया था वो अपरेटस है, सही है। वो अपरेटस है जो हम यूज़ करते हैं, वो आप कह लें कंटेनर है जो हम अपनी मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो बॉटल सेंट्रीफ्यूगेटर, अभी हमने प्रीवियसली आपको ये जो तस्वीर दिखाई, ये आपको यहाँ बॉटल सी नज़र आ रही है, ये कॉमन बॉटल सेंट्रीफ्यूगेटर है जो कि यूज़ होता है। इसी तरीके का एक सेंट्रीफ्यूग है डिस्क टाइप सेंट्रीफ्यूग। इसमें एक सर्कुलर मशीन होती है। मैं एक सेकेंड, अगर मुझे तस्वीर मिलती है तो मैं साथ यहाँ आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आपको यहाँ जो नज़र आ रही है तस्वीर, ये डिस्क टाइप की सेंट्रीफ्यूग है, ठीक है। इसमें एक ये सेंट्रल एक आपको सर्कुलर सी डिस्क नज़र आ रही है। इसके अंदर ये मल्टीपल आपके कंपोनेंट्स हैं। यहाँ आपका मटेरियल जो है इसको ऐड किया जाता है, डिस्क फॉर्म में होता है, ठीक है। तो फर्दर इनकी डिटेल्स जब आपकी कोई स्पेसिफ़िक कोई रिक्वायरमेंट होगी, आपको वहाँ से डिटेल्स आपको मालूम हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक तो टाइप मैंने आपको बताई सेडिमेंटेशन, जिसकी बेस पे सेडिमेंटेशन की बेस पे पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो रहे हैं। सेकंड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपको पता है, फिल्ट्रेशन के लिए कोई फ़िल्टर एक मीडियम चाहिए होता है। फ़िल्टर पेपर जो है वो हम यूज़ करते हैं या तो, ठीक है। अब इस फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन की एक टाइप आपको यहाँ नज़र आ रही है, इसे कहते हैं बास्केट सेंट्रीफ्यूग। अब बास्केट सेंट्रीफ्यूग भी एक ये डिस्क टाइप ही एक सेंट्रीफ्यूग है, लेकिन इसके अंदर एक बास्केट जो है वो यूज़ की जा रही है। इसके अंदर आप देखें परफोरेशंस आपको छोटे छोटे से सुराख नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर मटेरियल आपका एंटर किया जाता है, इसको हाई स्पीड पे आप रोटेट करते हैं, और रोटेट करने से पार्टिकल जो हैं वो इसके अंदर से परफोरेट होके पास आउट होके आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है उस जगह रिसीव हो जाती है, ठीक है। तो ये सिमिलर टू फिल्ट्रेशन है प्रोसेस, जैसे आप फिल्ट्रेशन करते हैं। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन को एक और नाम भी कहा जाता है, ऐसे सेंट्रीफ्यूगेटर्स को क्लैरिफायर्स भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज ये क्लैरिफिकेशन के लिए और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ये फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अच्छा, अब वैसे जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं? मैंने आपको बात बताया कि ये सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। सेपरेशन किस किस की कर सकते हैं? मिसिबल सब्सटेंसेस की कर सकते हैं आप। मिसिबल मतलब, जब भी मिसिबल का मतलब ये होता है कि दो लिक्विड्स आपस में मिलें और मिलके एक फॉर्म बनाएं, एक ही आपकी फेज़ बनाएं, ठीक है। देन दे आर सेड टू बी कम्प्लीटली मिसिबल विद ईच अदर, ठीक है। इसी तरीके से सॉलिड अगर लिक्विड में वो हो जाए, सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स आप ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, उसके बेस पे आप इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। जिनको सेपरेट करना यूजुअली मिसिबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप हाई स्पीड पे इस तरीके से उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस, जल्दी आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन के लिए। और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए एमल्शंस की स्टेबिलिटी जो है वो चेक की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए। हाई स्पीड पे इनको रोटेट करवा के छोड़ दिया जाता है, और फिर क्रीमिंग चेक की जाती है, कितनी जल्दी क्रीमिंग हो रही है, ठीक है। अगर क्रीमिंग इंस्टेंटेनियसली आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि इसकी
जो स्टेबिलिटी है वो सही नहीं है। अगर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो क्रीमिंग आपको या फेस सेपरेट हो रही है, तो आप फिर इसके अंदर हम स्पीड जो है वो भी इसको एडजस्ट करते हैं कि कितनी स्पीड के ऊपर जो है वो इमल्शन जो है वो सेपरेट आउट हो रही है, क्रीमिंग चेक की जाती है, ठीक है। तो ये इसके कॉमन एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या है? सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना, सही है, ये कहते हैं हम सब्लिमेशन। ये हम प्रीवियस स्लाइड जो है प्रीवियसली इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये दोबारा यहाँ शो करने का मकसद ये है कि इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट का, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट आपसे जैसे कल बात की थी, ये वो पॉइंट है आपकी फेज डायग्राम के अंदर जिस पॉइंट पे तीनों फेजेस, तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसको मतलब यानी कि आपका ये कॉमन है लिक्विड फेज डायग्राम है, सही है। अब फेज डायग्राम जो होती है आपकी, इसमें एक टेम्परेचर है आपका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका प्रेशर है, सही है। ये आपको डायग्राम में कर्व्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। सी ओ है, फिर आगे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आपका, ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेजेस एग्जिस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली, सही है। वाटर जो है, लिक्विड जो है वो अलहदा होगा, वेपर्स जो हैं वो भी अलहदा होंगे और सॉलिड भी होगा, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं साथ साथ, लेकिन ये पॉइंट क्या है, किसी एक स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जब भी आपकी ट्रिपल पॉइंट की बात हो तो एक फिक्स्ड प्रेशर और फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर आपको ये पॉइंट शो होता है। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करें तो फिर ट्रिपल पॉइंट जो है वो सेम जगह पे नहीं होगा अचीव, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट हमेशा एक स्पेसिफिक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है वो शो होता है, और ये हर मटेरियल का अलग है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट जो है वो, हम अगर ट्रिपल पॉइंट वाटर का निकालना चाहें तो दो चीज़ें हमें चाहिए। एक हमें टेम्परेचर चाहिए सेल्सियस में, एक केल्विन में, सही है, डिग्री सेल्सियस आप करेंगे, और आपको प्रेशर चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना टेम्परेचर दें, तब आपको ट्रिपल पॉइंट यहाँ मिलेगा वाटर का। वाटर के अंदर कॉमन एग्जांपल जो है वाटर की दी जाती है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर अगर ट्रिपल पॉइंट से ज़्यादा है तो आपका जो मटेरियल है वो पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर और फिर लिक्विड से कन्वर्ट होगा वेपर के अंदर। इस पॉइंट से हम अगर देख लेते हैं, अगर इस पॉइंट से ज़्यादा है प्रेशर आपका, इस फॉर एग्जांपल इस जगह आपका प्रेशर है, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ सेट किया हुआ है, तो अब जब आप इसको हीट करेंगे मटेरियल को, तो ये मटेरियल इस डायरेक्शन में हीट करना, मूव करना शुरू करेगा। तो पहले लिक्विड में चेंज होगा, फिर उसके बाद ये आपका वेपर में चेंज होगा, सही है, फिर वेपराइजेशन होगी। लेकिन अगर इससे कम है टेम्परेचर आपका, फॉर एग्जांपल इस जगह है प्रेशर आपका, तो अब आप जब इसको हीट करेंगे तो ये सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में जो है ये कन्वर्ट होगा, सही है। तो सॉलिड से जब आप वेपर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कोई भी मटेरियल, एक पॉइंट आपने इम्पोर्टेंट याद रखना है कि प्रेशर जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ट्रिपल पॉइंट से ज़्यादा होगा तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा पहले लिक्विड में, फिर लिक्विड से कन्वर्ट होगा वेपर स्टेज में, ठीक है। एक तो ये बात। अच्छा, ये मैंने आपको जो कर्व्स बताई हैं ये सेपरेशन लाइंस हैं। ये देखें ओ और सी जो कर्व है आपकी, ये जो ओ और सी कर्व नज़र आ रही है, ये दो फेजेस को सेपरेट कर रही है। ये सॉलिड को सेपरेट कर रही है, इस जगह सॉलिड है और इस जगह वेपर है, सही है। तो ये सॉलिड और वेपर की सेपरेशन आपको शो कर रही है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं, ये वो मल्टीपल पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पे आपकी सब्लिमेशन हो सकती है। अब हर पॉइंट, इस पॉइंट पे भी सब्लिमेशन हो सकती है, यहाँ भी 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 हो सकती है। तो आपकी इन पॉइंट्स में मुख्तलिफ जगहों पे सब्लिमेशन हो सकती है और इन जगह डिपोजिशन भी हो सकती है। मतलब वेपर का डायरेक्टली चेंज हो जाना सॉलिड में, ये क्या है, डिपोजिशन, ठीक है। सेकंड, ये आपको ओ से ए जो नज़र आ रही है, अब ये सेपरेशन किसके अंदर शो कर रही है, सॉलिड और लिक्विड के अंदर। तो इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो कौन से पॉइंट्स होंगे, इनके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो होंगे मेल्टिंग पॉइंट्स, सही है।
बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट में हमें पता है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में बिल्कुल कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो ये ओ और ए जो है ये मल्टीपल मेल्टिंग पॉइंट शो कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली ओ और बी जो कर्व है ये आपको बॉइलिंग पॉइंट शो कर रही है कि लिक्विड जो है बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होता है वेपर्स के अंदर, ठीक है। तो ये लाइंस जो हैं ये शो कर रही हैं आपको सेपरेशन शो कर रही हैं फेजेस के दरमियान, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पे हीट करेंगे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लिक्विड कोई है हमारे पास और उसका प्रेशर जो है वो हाई है ट्रिपल पॉइंट से, उसको हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर ट्रिपल पॉइंट से कम है तो जब आप इसको करेंगे हीट करेंगे सॉलिड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस कन्वर्जन को ट्रिपल पॉइंट से जब कम होगा आपका प्रेशर और जब आप इसको हीट करेंगे तो इस कन्वर्जन को सब्लिमेशन या ट्रू सब्लिमेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रू सब्लिमेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लाइंस मैंने आपको बता दी, इन लाइंस का क्या मकसद है। लाइन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट्स को शो कर रही है डिफरेंट को, बिकॉज लाइन जो है एक तो सेपरेशन लाइन भी है और फिर ये शो कर रही है वो पॉइंट्स जहाँ सॉलिड और लिक्विड जो है वो को एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली लाइन ओ बी क्या है, वो वेपर प्रेशर कर्व है, वो को एग्जिस्टेंस ऑफ लिक्विड और वेपर्स को शो कर रही है, ठीक है। और यानी कि वेपराइजेशन या बॉइलिंग हो रही है वो शो कर रही है। और सिमिलरली लाइन ओ सी जो है वो सॉलिड और वेपर्स को उसकी सेपरेशन जो है उसको शो कर रही है, यानी सब्लिमेशन कर्व शो कर रही है। तो ओ सी जो है वो सब्लिमेशन कर्व है, ओ बी जो है वो आपका वेपर प्रेशर कर्व है और ओ ए जो है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उस कर्व को शो कर रही है, ठीक है। पॉइंट ओ जो है वो आपका ट्रिपल पॉइंट शो कर रहा है। अच्छा, अब इसका एक मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ अभी, बड़ा ही अच्छा उन्होंने, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा। उस बंदे ने परफॉर्म किया है पानी के अंदर, उसको हीट किया है, उसको पहले वैक्यूम करके उसको बहुत लो टेम्परेचर पे ले गया है। तो आपको क्लियरली नज़र आता है उसके अंदर के वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में, तीनों फॉर्म में वो को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लास्ट एक वर्ड ये लाइन इसको हम देख लेते हैं। एंथैल्पी आपको पता है टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम को कहते हैं। तो अगर मैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात करूं, कितनी एनर्जी चाहिए सब्लिमेशन के लिए, विच दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट होना, और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड का चेंज होना गैस के अंदर। तो एंथैल्पी टोटल एनर्जी सब्लिमेशन के लिए कितनी रिक्वायर्ड है वो आप फ्यूजन की एंथैल्पी को और वेपराइजेशन की एंथैल्पी को जब आप जमा कर दें उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है सब्लिमेशन के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी हुआ टॉपिक में एंथैल्पी के बारे में हम डिटेल से तब पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, अब चल के वीडियो देखते हैं। अच्छा जी, ये आपको वीडियो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसने ट्रिपल पॉइंट को एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे तरीके से। ये आपको अपरेटस नज़र आ रहा है, वैक्यूम पम्प उसने यहाँ यूज़ किया हुआ है और ये साथ कंप्यूटर जो है सेंसर्स साथ जो है वो यूज़ किए हुए हैं। आपको प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो नज़र आ रहा है। ये आपको इस जगह एक उसने पेट्री डिश यूज़ की हुई है, पेट्री डिश के अंदर उसने बॉल्स ग्लास बॉल जो है वो इस्तेमाल की हुई हैं। ये क्यों यूज़ की हुई हैं, ये इस वजह से यूज़ की हुई है कि बॉइलिंग को ये स्मूथ बनाती है, कोई वायलेंट इसके अंदर रिएक्शन नहीं होगा, स्टेबलाइज़ करती है और न्यूक्लिएशन साइट्स जो है ये प्रोवाइड करती है। इस केस में न्यूक्लिएशन साइट वो होंगी जहाँ आपके फेस चेंजिंग जो है वो ऑब्ज़र्व हो रही होगी, ठीक है। तो पहले ये करेगा अकेले खाली वाटर को हम देख लेते हैं। इसको पहले यहाँ चेम्बर को बना दिया, साथ उसने वैक्यूम जो है वो भी अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अभी आपको ये वैक्यूम जैसे ऑन किया, प्रेशर जो है ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप होने के साथ साथ क्या होता है आपको पता है कि लो टेम्परेचर पे बॉइलिंग होना शुरू हो जाती है। अब आपको यहाँ फ़ौरन बॉइलिंग शुरू हो गई नज़र आना। जैसे ही प्रेशर कम होना शुरू हुआ, बॉइलिंग होना शुरू हो गई। उसने हीट नहीं किया, उसने प्रेशर कम किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही कम होगा हीटिंग बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। वाटर आपको यहाँ जो है वो नज़र आ रहा है कि बॉयल हो रहे हैं और ये जो बॉल्स हैं आपको ये नज़र आ रही हैं कि ये वायलेंट रिएक्शन से बचा रहे हैं। अब ये प्रोसेस को अगर स्पीडली इसको चलाया जाए, टेम्परेचर 0.0 के बिल्कुल अराउंड
और प्रेशर जो है यहाँ पास्कल में दिया हुआ है, mm मरकरी में ये 4 पॉइंट कुछ है। ये इसने अनफॉर्चुनेटली जो प्रीवियसली जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है इससे कम वो उसने इसमें वीडियो में बताया हुआ है कि सेंसर जो है उनका काम नहीं करता, लेकिन इससे कम जो प्रेशर है वो उसे कम मेंटेन करना है। इसको जब मज़ीद कम किया, अब आपको यहाँ नज़र आएगा, ये आपको नज़र आया कि ये आइस बन गई। इस जगह आइस भी को एग्जिस्ट कर रही है, नीचे पानी भी है, और इसमें आपको जो बबल्स नज़र आ रहे हैं ये जो बबल्स अंदर से आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं ये वेपर्स हैं, ठीक है। तो ऊपर आइस बन गई है, नीचे आपको अभी इस जगह पे ये वेपर्स नज़र आ रहे हैं, और साथ साथ आपको पानी भी जो है लिक्विड जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिपल पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिस पे तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था, मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूँगा, आप खुद भी देखिएगा। अच्छा, बैक टू आवर टॉपिक, मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि ट्रू सब्लिमेशन क्या होती है। ये वो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन का प्रोसेस है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मटेरियल्स का वो कम होता है ट्रिपल पॉइंट से, तो क्या होता है कि सब्सटेंस जो है वो डायरेक्टली मूव करता है सॉलिड से वेपर फेज में। Of substance go through the process of sublimation only if the vapor pressure is less than that of the triple point of that substance. This is called true sublimation. अब इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए, सब्लिमेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हुए और डायरेक्ट सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, इसको हम यूज़ करते हैं अपनी जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है उसको कहते हैं फ्रीज ड्राइंग या फ्रीज ड्राइड सब्सटेंस या लायोफिलाइजेशन, ठीक है। लायोफिलाइजेशन क्या है, हम नेक्स्ट ये टॉपिक में भी डिस्कस कर रहे हैं। लायोफिलाइजेशन के मुख्तलिफ नाम हैं। पहली बात तो ये है, लायोफिलाइजेशन को कहते हैं फ्रीज ड्राइंग। ये नॉर्मल टर्म है फ्रीज ड्राइंग, ये आपका साइंटिफिक टर्म है लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन, आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो कि लायोफिलाइज्ड हो, जो सब्सटेंस लायोफिलाइजेशन के बाद आपको मिलेगा बिल्कुल ड्राई सब्सटेंस होगा। तो जो ड्राइड सब्सटेंस होगा, लायोफिलाइज्ड सब्सटेंस होगा, वो बहुत ज़्यादा लायोफिलिक होगा। लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग। तो लिक्विड लविंग आपको इससे पता चलता है कि प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, प्रोसेस को इस वजह से लायोफिलाइजेशन कहा जा रहा है। बिकॉज इसको इस वजह लायोफिलाइजेशन क्यों कहते हैं, एक वजह ये भी है कि इससे जो प्रोडक्ट आपको अचीव होता है वो बहुत ज़्यादा लायोफिलिक होता है। लायोफिलिक कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो ड्राइड सब्सटेंस होते हैं, बिल्कुल ड्राइड सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर वाटर बिल्कुल रिमूव हो जाए और उनकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है वाटर के साथ, वो बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को प्रोसेस को लायोफिलाइजेशन कहते हैं। फ्रीज ड्राइंग क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर हम सबसे पहले प्रोडक्ट को फ्रीज़ करते हैं, फिर उसके अंदर से सब्लिमेशन के ज़रिए वाटर जो मॉलिक्यूल है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रीज़ करके ड्राई करना, इसको फ्रीज ड्राइंग इस वजह से कहा जाता है। एक और इसका नाम है, उसका नाम है क्रायोडेसिकेशन। डेसिकेशन आपको पता है क्या है, हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। डेसिकेशन का मतलब है वाटर वेपर्स को रिमूव करना। और क्रायो कहते हैं एक्सट्रीम कोल्ड, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कोल्ड और ठंडा करना, उसको इसका मतलब है क्रायो, ठीक है। तो क्रायोडेसिकेशन भी इस प्रोसेस को कहा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रोज़ करना है अपने सब्सटेंस को, उसकी आइस बनानी है। उसके बाद इसके ऊपर हमने वैक्यूम अप्लाई करना है। वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो हमने देखा कि क्या हो रहा है कि फ़ौरन इससे क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर जब ट्रिपल पॉइंट से कम होगा तो सब्लिमेशन जो है आपकी हो सकती है डायरेक्टली, ठीक है। इसको हम फ्रीज ड्राइंग क्यों कहते हैं, बिकॉज वाटर फॉर फ्रोज़न सोल्यूशन इज़, यानी कि मैंने आपको बता दिया फ्रीज ड्राइंग के मतलब क्या है कि पहले आप फ्रीज़ कर रहे हैं, फिर आप उसको ड्राई करते हैं और इसमें से वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है। जब आप वाटर को रिमूव करते हैं किसी में से सब्सटेंस में से, तो वो ड्राई सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मेन प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल आपको बता दिया प्रीवियसली कि सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन फिनोमेना क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में मूव, सॉलिड से गैस में जो है वो मूव करता है, और ये विदाउट लिक्विड स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है। अच्छा, जो वेपर फेज में हमारे ये कन्वर्ट होता है, उस वेपर को हम बाद में लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो रहा है
वो हम अपने पास जो कलेक्टर होता है, कंडेंसर होता है, उसमें उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वाटर की अगर आपने सब्लिमेशन करनी है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ऑब्ज़र्व किया, तो उसका ट्रिपल पॉइंट क्या था? ट्रिपल पॉइंट ये था 0.0099, आप ये कह सकते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे और उसके सेंसर में तो आपको 1 पॉइंट कुछ किलो पास्कल नज़र आ रहा था, उससे कम उनके उनके पास वो सेंसर नहीं था। वैसे इसकी मरकरी पे जो वैल्यू है वो है 4.579 मरकरी। तो ये ट्रिपल पॉइंट है आपका वाटर का, 0.0099 डिग्री सेल्सियस और 4.7579 मरकरी, ठीक है। अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को लाइफलाइजेशन में लेके जाना है तो ट्रिपल पॉइंट से आपको कम लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है, हम सबसे पहले सब्सटेंस जिसको ड्राई करना है उसको पहले फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ करने के बाद उसको वैक्यूम में डालते हैं, वैक्यूम उसके ऊपर ऑन कर देते हैं, तो उससे वेपर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और फिर जब वो एक हद तक बिल्कुल टेम्परेचर कम हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको हीट करते हैं। हल्का सा शुरू में हम अभी चेक करते हैं कि किस तरीके से इसमें प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है। लेकिन जनरली ये होता है कि उसको हीट किया जाता है। हीट करने से ये है कि लिक्विड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा वेपर्स के अंदर, और फिर वो आपका कलेक्ट हो जाएगा कंडेंसर से। यही पॉइंट मैंने आपको बताया कि इससे कम आपने करना है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे कम होगा। और टेम्परेचर आपका जब आपने शुरू में फ्रीज़ किया तो फ्रीज़ करने से क्या हुआ, वो सॉलिड बन गया, ठीक है। अब आपने इसको हीट करना है, तो बहुत ही माइन्यूट सी हीट इसको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज़ इतने लो प्रेशर पे आपको ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्की सी भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, सॉलिड से वेपर में, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहले आपको बताया फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने में फ्रीज़ ड्राइंग इसी वजह से कहा जाता है कि आप पहले इसको फ्रीज़ करते हैं। फ्रीज़ करने से वो प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा लो टेम्परेचर पे। फिर वैक्यूम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? वैक्यूम इस वजह से अप्लाई कर रहे हैं ताकि ट्रिपल पॉइंट से कम हो जाए जो आपका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब उससे कम हो जाएगा तो फिर वो इस जगह से मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये मूव आप उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर आपने उसको हल्की सी हीट अप्लाई करनी है ताकि सॉलिड से वेपर की फेज़ में जो कन्वर्जन है वो उसको एक्सेलरेट करवाया जा सके, ठीक है। उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए उसको हीट करेंगे। एंड फाइनल स्टेप क्या है कि आप कंडेंसेशन करेंगे। जो आपका मटेरियल है जो वेपर में कन्वर्ट हुआ है उसको आप अलहदा से कंडेंसर में सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, लाइफलाइजेशन कौन कौन सी ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होती है? ये कॉमनली उन ड्रग्स के लिए यूज़ होती है जो कि हाई टेम्परेचर पे उनको आप हीट नहीं कर सकते, उनको ड्राई नहीं कर सकते, जो हीट से भी सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाएं, ठीक है। या फिर जिनको कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन जो हैं वो रिक्वायर्ड हो। और वो ड्रग्स लिक्विड स्टेट में अपनी जो थेरेप्यूटिक एक्शन है या फिर उसके अंदर हाइड्रोलिसिस हो जाए या कोई और इशू हो, ठीक है, तो उन प्रोडक्ट्स को हम लाइफलाइजेशन में लेके जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लाइफलाइजेशन से जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी? वो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट होगी, सही है। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट यानी कि वो ड्राइड है, बिल्कुल ड्राई प्रोडक्ट होती है। इसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट होती है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है टोटल आपका इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर वो 1 से 4% के अराउंड होता है। सिर्फ 1 से 4%, इतना कम मॉइस्चर होता है इसके अंदर फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलती है। तो ये प्रोडक्ट जो होती है ये वाटर लविंग होती है, पहली बात तो ये है, ड्राइड प्रोडक्ट है। इसको एक इसकी इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो इजीली रीडिज़ॉल्व हो जानी चाहिए। अगर आप इसको पानी के अंदर दोबारा सॉल्वेंट के अंदर डालें तो उन सब्सटेंसेस को इजीली रीडिज़ॉल्व या रीसस्पेंड हो जाना चाहिए अगर इनको वाटर के साथ दोबारा से रिएक्ट करवाया जाए। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि ड्राइड प्रोडक्ट्स हैं। तो ड्राइड प्रोडक्ट्स को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए सो दे कैन बी ईजीली रीडिज़ॉल्वेबल एंड रीसस्पेंडेबल। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट को
बिल्कुल इस्तेमाल करने से पहले जब आपको प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ करनी है पेशेंट के अंदर, या कोई भी आपको रिक्वायर्ड है मटेरियल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जब आप फ्रीज ड्राइड सब्सटेंस को डिज़ोल्व करें या सस्पेंड करें प्रायर टू यूज़, इस प्रोडक्ट को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो व्हाट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ लाइफलाइजेशन? लाइफलाइजेशन की टर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है किसी भी फ्रीज ड्राइड सब्सटेंस को रीसस्पेंड करना या रीडिज़ोल्व करना। ठीक है। अच्छा, ये इसकी कॉमन दो टाइप्स आपको ये कॉमनली लेबॉर्ट्री में हो सकता है, ये हमारी यूनिवर्सिटी भी प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो। इंशाल्लाह ये आपको दिखाएंगे। ये मुख्तलिफ शेल्स होती हैं, इन शेल्स के ऊपर प्रोडक्ट जो है उनको प्लेस किया जाता है, फिर यहाँ से सेटिंग की जाती है। इसी के अंदर हीट कूलिंग एलिमेंट जो है वो मौजूद है। फिर यहाँ से आपको वैक्यूम जो है इसके ऊपर वैक्यूम यहाँ कनेक्टेड होता है। वैक्यूम कनेक्ट करके कलेक्टर्स के अंदर जो है आपको सेपरेट जो है वो कर लेते हैं सब्सटेंस। आपकी कुछ एडवांस्ड इस तरह की आती हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो टोटली ऑटोमाइज्ड होती हैं। उसमें आपने जस्ट प्लेस कर दिया अपने मटेरियल को, और सिंगल क्लिक के साथ आपने कंप्यूटर से कंट्रोल करना होता है। सारा जो है वो कंप्यूटर के थ्रू है। ठीक है। इसमें कुछ मैनुअल स्टेप्स भी होते हैं आपके, कि मैनुअली आपने वॉल्व को ओपन करना है, आपने इनको प्लेस करने के बाद इनकी मैनुअल कुछ सेटिंग होती है। ठीक है। अच्छा, कॉमन लाइफलाइजेशन के 4 स्टेप्स हैं, 4 मेन प्रोसेस के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है। फ्रीजिंग हमें पता चल गया और ड्राइंग पता चल गया। ड्राइंग के बाद कलेक्शन है। लेकिन अगर हम कहें कि फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस जो है उसके बेसिक फंडामेंटल वो हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है प्री ट्रीटमेंट। सही है। प्री ट्रीटमेंट क्या होता है? प्री ट्रीटमेंट है आपने सब्सटेंस को जो भी आपने ड्राई करना है जिसको, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट आपका वो प्रोसेस है जो आपने सब्सटेंस जिसको ड्राई करना है उसको या तो उसमें प्रिजर्वेटिव कोई ऐड कर देते हैं, या उसकी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने के लिए कोई इंग्रेडिएंट्स उसके साथ ऐड कर दिए जाते हैं। अगर विस्कोसिटी उसकी इम्प्रूव करनी है, कम करनी है, तो उस तरीके की आपको इंग्रेडिएंट्स साथ ऐड करने पड़ेंगे। कॉमनली प्री ट्रीटमेंट में आपको यूज़, मैंने लास्ट लेक्चर में हो सकता है आपने सुना हो, मैंने यूज़ किया था लफ्ज़ क्रायो प्रोटेक्टेंट। ठीक है। हम क्रायो प्रोटेक्टेंट्स जो है ना वो यूज़ करते हैं प्री ट्रीटमेंट के अंदर। सही है। तो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स क्या होते हैं? ये कॉमनली पॉलीमर्स होते हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं, और ये आपकी प्रोडक्ट को जब आप स्टोर करते हैं ये आपको बचाते हैं प्रोडक्ट को डिग्रेड होने से। ठीक है। तो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं आपकी क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, ठीक है, प्री ट्रीटमेंट में कोई प्रिजर्वेटिव के तौर पे आपके काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद उसकी फ्रीजिंग की जाती है। फ्रीजिंग के लिए 7 ही एलिमेंट होता है जिसमें उसको कूल किया जाता है और ट्रिपल पॉइंट से बिलो लेके जाया जाता है इसको। ठीक है। लोएस्ट टेम्परेचर पे हमने देखा कि किस तरीके से कोएग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और लिक्विड और गैस। अच्छा, ये तो हो गई प्री ट्रीटमेंट हो गई और फ्रीजिंग हो गई। अब ड्राइंग जो है हमारी 2 तरीके की होती है। एक इनिशियल स्टेप में बहुत हल्की सी आप उसको हीट करते हैं, प्राइमरी ड्राइंग कहते हैं, और फिर सेकेंडरी ड्राइंग है। सेकेंडरी ड्राइंग इसलिए यूज़ की जाती है ताकि कंप्लीट जो आपकी मॉइस्चर है उसको रिमूव कर दिया जा सके। ठीक है। ये देखें, आइस को जब हम फ्रीज़ करते हैं पहले इनिशियल प्रोसेस के अंदर, तो आइस जो है वो रिमूव हो जाती है। सब्लिमेशन के ज़रिए आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वेपर्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है, इनिशियली आपने क्या किया, फ्रीज़ किया, और फ्रीज़ करने के बाद आपने टेम्परेचर थोड़ा सा, प्राइमरी जो ड्राइंग के अंदर जो हिस्सा आएगा वो आएगा कि वाटर आपका रिमूव हो रहा है आइस के ज़रिए, और आइस जो है कन्वर्ट हो रही है वेपर्स में। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा? प्राइमरी ड्राइंग। ठीक है। तो मेजर प्रोसेस क्या है ड्राइंग का इसके अंदर? वो है आप फ्रीज़ कर रहे हैं, और फ्रीज़ करने की वजह से वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर वहाँ से वेपर्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये आपकी है प्राइमरी ड्राइंग। सेकेंडरी ड्राइंग क्या है? सेकेंडरी ड्राइंग आपको थोड़ी सी हीट जो है वो प्रोवाइड करते हैं इसको। तो हीट प्रोवाइड करने से इफ़ेक्टिव जो बकिया आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो भी रिमूव हो जाता है। यही अगर मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ तो प्राइमरी ड्राइंग देखें, अगर हम इस पॉइंट पे कोई आपका मटेरियल है उसको अगर आप प्रेशर कम करेंगे बिल्कुल जब ये ट्रिपल पॉइंट के नीचे आएगा
तो यहाँ अभी सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। आप जो जो इसको प्रेशर को कम करते रहेंगे तो आपका जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। और हम कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल होगा जो कि कर्व के इस लाइन इस फेस पर अगर मौजूद है तो उसको आप थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये वो आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा जो कि ईजीली सेपरेट आउट नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्राइमरी ड्राइंग क्या है? प्राइमरी ड्राइंग मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर को लोअर किया जाता है और उसको सिर्फ हल्की सी हीट प्रोवाइड की जाती है कि वाटर जो है वो डायरेक्टली सब्लिमेट कर जाए। ये प्रोसेस बहुत स्लो है बिकॉज वाटर का आइस में कन्वर्ट होना और उसका स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट होना वेपर्स के अंदर ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ये कॉमनली सेवरल डेज़ का टाइम लगता है आपको इसके अंदर, ठीक है। कांस्टेंट अगर आप प्रोसेस चल रहा है, अगर आपका प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चल रहा है तो तब तो फ्यू डेज़ में आपका ये प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर प्रोसेस कंटिन्यूसली आप नहीं इसको कांस्टेंट रख रहे तो ये मल्टीपल यानी कि आप हफ्तों में भी बात जा सकती है, ठीक है। तो प्राइमरी ड्राइंग में टोटल 95% ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर हीट जो है ज़्यादा शुरू में हमने प्राइमरी ड्राइंग में ज़्यादा हीट जो है वो अप्लाई नहीं की जाती, ठीक है। वो इस वजह से नहीं की जाती कि अगर हम इनिशियल स्टेप में भी अगर हीट इसको अप्लाई कर दें तो मटेरियल जो है वो डिग्रेड हो सकता है। तो इनिशियल स्टेप में हीट जो है वो बहुत हल्की, बहुत माइन्यूट अमाउंट में जो है हीट जो है वो ऐड की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। मेजर काम प्राइमरी ड्राइंग में क्या हो रहा है, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो कम करना है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करेंगे वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा और फिर साथ साथ जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, सब्लिमेशन होगी। अब हमारे पास 95% वाटर रिमूव हो गया। सेकेंडरी ड्राइंग में जो अनफ्रोज़न वाटर है, ऐसा वाटर मॉलिक्यूल या ऐसे वाटर्स जो कि इंट्रैप्ड थे अंदर, जो कि बर्फ़ में कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है। कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि फ्रीजिंग से कन्वर्ट नहीं हो रहा या अनफ्रोज़न है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको फिर आप हीट करेंगे। तो हीट करने से ये होगा कि प्राइमरी ड्राइंग में आइस से रिमूव तो हो गया, पानी जो है वाटर कंटेंट जो है रिमूव हो गया। इस स्टेप में आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, वो भी बहुत माइन्यूट टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस के ही आपने रखना है। इस तरह हीट करने से प्रेशर को लोअर, इस सेकेंडरी ड्राइंग जो है इसके अंदर मज़ीद आपका जो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो मज़ीद कम होता है और टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बिल्कुल अराउंड 0 के आप इसको अप्लाई करते हैं। तो मज़ीद प्रेशर लोअर करने से और टेम्परेचर को थोड़ा सा अप्लाई करने से वाटर जो है वो कम्प्लीटली इससे इवेपोरेट हो जाता है और फाइनल कंसंट्रेशन आपको जो मिलती है वो अराउंड 1 से 4 के अराउंड % टोटल वाटर कंटेंट का आपको ड्राई प्रोडक्ट मिलता है। अब कौन कौन से लायोफिलाइजेशन के यहाँ तक तो हमारे स्टेप्स हो गए सारे, अंडरलाइंग कौन कौन से स्टेप्स हैं। प्राइमरी ड्राइंग सेकेंड ड्राइंग में फ़र्क क्या है? प्राइमरी ड्राइंग में आपने सिर्फ वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम किया और हीट आपने अप्लाई नहीं की और वाटर जो है वो आइस से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी ड्राइंग जो है उसमें आपने थोड़ी सी हीट अप्लाई की और बकिया भी कंटेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया। लायोफिलाइजेशन की एग्जांपल्स क्या हैं? ड्राई प्रोडक्ट को आपने अगर अचीव करना है, जो लायोफिलाइजेशन के एडवांटेज हैं वही आपके ड्राई प्रोडक्ट्स की, ड्राई ड्रग्स की वो एडवांटेजेस हैं। स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है ड्राई स्टेट में। एक तो फ़ायदा ये है कि लायोफिलाइजेशन में, फ्रीज ड्राइंग में जो सब्सटेंस आपका थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस हैं उनको आप इजीली लो टेम्परेचर पे ड्राई कर सकते हैं। ऑक्सीजन से कोई अगर रिएक्ट करके ऑक्सीजन सेंसिटिव है कोई प्रोडक्ट या एयर सेंसिटिव ड्रग है, उसको आप इसके तरीके से ड्राई कर सकते हैं। सिमिलरली रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिहाइड्रेशन जो है वो लायोफिलाइजेशन से प्रोडक्ट की अच्छी रिकॉन्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट जो है बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमनली इनके एडवांटेजेस हैं, ये आप देख लीजिएगा। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है कि जब हम हाई वैक्यूम अप्लाई करेंगे तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिमूव हो जाएं। तो पहले सेपरेट आउट करने से पहले तमाम चीज़ें स्टडी की जाती हैं कि मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी वोलेटिलिटी कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो उसको इसके प्रोसेस से यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है।
बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसके अंदर आपको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी देनी पड़ती है, आप फिर इसके अंदर वैक्यूम भी अप्लाई करते हैं। तो पर प्रोडक्ट पर यूनिट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि 1 ग्राम आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो पर यूनिट आपकी जो टोटल एक्सपेंस है, आपके जो एक्सपेंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एनर्जी कॉस्ट भी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव भी है, और प्रोसेस टाइम भी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर ड्राइंग। अगर आपने सिंपल हीट करके ड्राई करना है वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको वो प्रिसाइज या फिर वो थर्मोलेबल सब्सटेंसेस की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ एप्लीकेशंस की थोड़ी बात कर ली जाए कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। पहली बात तो ये कि कमर्शियली एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि शेल्फ़ लाइफ अगर आपने इम्प्रूव करनी है अपनी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशंस की, तो आप ड्राई कर दें प्रोडक्ट को, उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर आपकी कुछ ऐसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं, जिनकी हाफ़ लाइफ कम होती है, शेल्फ़ लाइफ कम होती है, उनको इसके ज़रिए जो है वो ड्राई किया जाता है। ये थर्मोलेबाइल भी होती हैं, कॉमन सब्सटेंसेस आपके, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा है, विटामिन्स हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स, ये कॉमनली लाइफलाइज्ड की जाती हैं। आपने काइंडली मुझे इसमें नीचे कमेंट करना है, आपकी अटेंडेंस भी उसकी बेस पर होगी। आपने मुझे इंटरनेट से सर्च करके बताना है कि कौन कौन सी हमारे पास लाइफलाइज्ड इस वक्त जो प्रोडक्ट जो है वो मौजूद हैं पाकिस्तान में। कोई सी 2-3 एग्जांपल्स उसकी आपको जो एग्जांपल्स मिलती हैं फार्मास्यूटिकल्स कौन कौन से हमारे पास प्रेजेंट हैं, काइंडली सर्च कीजिएगा, अवेलेबल कौन कौन से हैं लाइफलाइज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और नीचे साथ ही अपना वो भी लिख दीजिएगा, अपना सैप आईडी वगैरह, ठीक है। तो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके कुछ बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और फिर वो सॉल्युबिलिटी रेडिली सॉल्युबल होते हैं वो सब्सटेंस वाटर के अंदर, ठीक है। तो शेल्फ़ लाइफ जो है उसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा है लाइफलाइजेशन का, वो है कि आप इसको इजीली मटेरियल्स को स्टोर कर सकते हैं। शिपिंग के अंदर बहुत इजी है, बिकॉज हमें पता है ड्राई सब्सटेंस जो है, ड्राइड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको स्टोर करना, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिप करना, मूव करना, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। वेरी स्लो प्रोसेस है और एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इस वजह से ये सिर्फ उन मटेरियल्स के लिए फ़ायदेमंद है जो कि और बकिया मेथड से ड्राई नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफ़िकली उन मटेरियल्स के लिए फिक्स्ड है, डेडिकेटेड है, जो कि थर्मोलेबाइल हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, और जो बकिया प्रोसेस से नहीं हो सकती डील। सेकेंडली, आपका अगर कोई फ़िल्ट्रेशन आप करना चाह रहे हैं और फ़िल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से आप सब्सटेंस को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, या सब्सटेंस जो है वो बहुत लो क्वांटिटी में है, तो आप उसको लाइफलाइजेशन से सॉलिड सब्सटेंस को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल मिसलेनियस प्रोसेसेस, यहाँ ये ख़त्म हो जाते हैं। इसमें हमने बेसिक जो कॉमन चीज़ें थी जो आपके प्रोसेसेस कॉमनली यूज़ होते हैं, इसमें हमने डिटेल से लाइफलाइजेशन के बारे में कुछ पढ़ा, सब्लिमेशन के बारे में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं फ़िज़िकल, कौन कौन से अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हमने थोड़ी डिटेल पढ़ी। फिर आप मुझे काइंडली आपसे जो क्वेश्चन किया है वो आप कमेंट्स में मुझे इसका जवाब दे दें। फिर नेक्स्ट आपसे वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।